बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना पिनसार एंड दवाखाने की जानिब से हकीम मोहम्मद सकलैन गोरलवी आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो एक बहुत ही अहम, बड़ी ही ज़रूरी मौजू के मुतालिक है। आज से पहले मुख्तलिफ़ हुक्मा हज़रात अपनी वीडियोज़ बना चुके हैं, यूट्यूब पे भी, और इसके नुस्ख़े-जात जो हैं फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन वो बात अधूरी उन्होंने की है। पूरी बात, कंप्लीट बात किसी ने भी नहीं बताई। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था मुख्तलिफ़ हुक्मा हज़रात की वीडियोज़ भी और उनके नुस्ख़ाजात भी। जब तक मुकम्मल कंप्लीट बात किसी को नहीं बताई जाएगी तो लाज़मी बात है उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। फिर जब नुस्ख़ा ख़िलाफ़ हो जाएगा तो लोग जो हैं वो हिकमत से बदज़न हो जाएंगे, हकीम से बदज़न हो जाएंगे, उनके दिलों में बदगुमानी पैदा हो जाती है। लिहाजा मेरी तमाम हुक्मा हज़रात जो मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, वीडियोज़ बनाते वक्त या अपना नुस्ख़ा शेयर करते वक्त उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो सारी साथ बताया करें। ये किस हद तक मुफीद है, किसके लिए है, कितनी उम्र के लिए है। अब ऐसे बेशुमार नुस्खे आ रहे होते हैं, उनके आगे एज लिमिट नहीं होती। जैसे हाइट ग्रोथ का नुस्खा आजकल वायरल हो रहे हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। वो 50 साल वाले बाद का शुरू कर रहे होते हैं, कोई 40 साल वाला उसे ले रहा होता है। फिर आखिरकार नतीजा यही निकलता है, जब उनका वो मतलूबा मकासद हासिल नहीं होते, वो कई मेरे नज़र से ऐसे बंदे गुजरे हैं जो हकीमों को गालियाँ दे रहे होते हैं। तो लिहाजा खुदारा ये खसूसी ख्याल कीजिए, मखलूक खुदा को वो नुस्खे बताएं जो इफ़ेक्टिव भी हों, नुकसानदेह भी ना हों, और जो ऐसे नुस्खे बिलखसूस जिनके साथ एज का कनेक्ट हो, वो एज वाला है तो एज लिमिट साथ ज़रूर मेंशन किया करें, बताया करें पब्लिक को, ताकि जो उस एज से ऊपर के लोग हैं वो खामखा ना अपना टाइम ज़ाया करें ना अपना पैसा बर्बाद करें। तो बहरहाल आते हैं आज की नुस्खे की तरफ। आज का हमारा जो मौजू है वो है कायाकल्प के ऊपर। कायाकल्प कहते हैं कुछ ऐसी अद्वियात, कुछ ऐसी तदबीर, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ, उनका मुरक्कब कम्बिनेशन करके लेना, जिसको हम अगर मुतबादिल लफ्ज़ उसका इस्तेमाल करें तो उसमें आ जाता है कि रिकंडीशन हो जाना, इंसान का रिकंडीशन हो जाना, फिर नए सिरे से जवान हो जाना, वो जवानी वाली पावर उसके अंदर पैदा हो जाना। तो आजकल हमारा ग़िज़ाई माहौल, उठना बैठना खाना पीना सारा तकरीबन मसनूई हो चुका है। डालडा घी, ब्रायलर चिकन, आटा है तो वो हमारा देसी नहीं रहा, वो बाज़ारी आटा, मिर्च मसाले के अंदर मिलावट, सब्जियों के अंदर केमिकल के स्प्रे, बाकी कसर चीनी ने पूरी कर दी है। चीनी के प्रोडक्ट बनी हुई हम इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो कसर बच जाती है वो हम पेप्सी और कोक की बोतल पी के पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे में हम ये तवक्को रखें कि हमको थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ फलां हकीम सब बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें तो वो खा लें, तो उससे हमारी ताकतें बहाल हो जाएं, हमारी जवानी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहे। तो ये
बातें तकरीबन मुश्किल भी हैं और किसी हद तक नामुमकिन भी हैं। उसके लिए आपको सब्र आज़मा और तवील मेहनत तलब प्रोसेस से गुज़रना होगा, तो फिर जाके मंजिल मकसूद हासिल होती है। तो आज चलते हैं हम अपने मौजू असल मौजू की तरफ। इसमें हमने आपको इस्तेमाल कराना को तरीका बताना है। क्या चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ, हलीला स्याह या हरड़ स्याह। अमूमन काफ़ी हजरात आप इसे जानते होंगे या नाम सुना होगा। ये कायाकल्प के लिए बहुत आला चीज़ है। बिलखसूस आयुर्वेदिक के अंदर इनके पूरे पूरे अबवाब जो हैं उन्होंने बांधे हैं। पुराने हुक्मान ने इसके अंदर बड़ी तारीफ़ें की हैं। एक दरख्त का फल है। सरकर्दा अतिब्बा का कहना है कि इससे कायाकल्प हो जाती है। जो मुस्तनद हुक्मा है उनकी राय है कि इससे कायाकल्प हो जाती है, लेकिन टर्म्स और कंडीशन को हमेशा मद्देनज़र रखकर। ये नहीं कि आप मेरी जो नुस्खा खाना शुरू कर दें। जो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ मैंने अभी बताई हैं, मैं कुछ मज़ीद बाद में भी आपके साथ बताता हूँ। नुस्खे को भी सुने और टर्म्स एंड कंडीशन को भी मद्देनज़र रख कर फिर बाद में इस्तेमाल कीजिए। इससे सफ़ेद बाल फिर से ब्लैक हो जाते हैं। कुछ रवायात जो हैं वो हर ज़र के मुतल्लिक भी मिलती हैं, लेकिन सरकर्दा तबीबों ने हरड़ स्याह ज़्यादा मुफीद बताई है। मुदरजा बाला बदरकात, बदरगा कहते हैं जो आप दवाई ले रहे हैं उसके साथ जो जिस चीज़ के साथ ली जाती है, पानी दूध या किस चीज़, उसको बदरका कहते हैं। तो मुदरजा बाला बदरकात की मुसावी मिकदार के साथ हरड़ स्याह इस्तेमाल से लाजवाब फ़वाइद जो हैं वो हासिल होते हैं। और साल के जिस शमसी महीने से चाहें इब्तदा करके तमाम साल खाया जा सकता है। इसका पहला नफ़ा ख़ास मैदा और आंतों के ऊपर होता है। तो मैदा एक्टिव हो जाता है, खाया पिया जुज़्व बदन बनता है, भूख सही लगती है, कब्ज़ कुशाई हो जाती है, पुराने से पुराने नज़ले की तहरीक जो है वो जाती रहती है। आँखों के अमराज इससे दूर होते हैं। अशोबे चश्म हो तो ज़ाइल होती है। दिल, दिमाग, मैदा, जिगर रिकंडीशन हो जाते हैं। भूख बढ़ जाती है। ज़ाहिर है जब भूख बढ़ेगी और ग़िज़ा खूब तहलील होकर जुज़्व बदन बनेगी तो उसके नतीजे में जर्नल सेहत भी बेहतर होगी। फिर उससे के बाद जो है मर्दाना ताकत जो है वो भी आपकी बेहतर हो जाएगी, उसमें इजाफे का बायस होगा। मर्दाना ताकत में ज़्यादती के अलावा हरड़ स्याह में ख़ासियत ये भी है कि इससे सुरअत अंजाल यानी टाइमिंग का इशू जो है वो भी हल हो जाता है। पुराने वक्तों में जोधपुर में एक 60 साल बाबे को 1 साल हरड़ स्याह का कोर्स कराया गया। तो 1 साल बाद बाबे ने नई शादी कर ली नौजवान लड़की के साथ और 1 साल बाद उनकी औलाद भी हो गई। बहरहाल वो तो पुराने लोग थे, कुछ ग़िज़ाओं का ख्याल करते थे। उस वक्त ये अंग्रेज़ी इलाज भी नहीं होता था। आजकल तो इधर छींक मारी और इधर फ़ौरन भागते हैं, हम एगमेंटन खाते हैं। बचपन से अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं तो पहले उसकी वालदा को एंटीबायोटिक और मुख्तलिफ उल्टी सीधी अद्वियात खिलाई जाती हैं। बच्चा पैदा हो गया, मामूली सा उसको कुछ मसला हुआ नहीं, फ़ौरन हम अंग्रेज़ी अद्वियात के ऊपर से लगा देते हैं, तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तरीका इस्तेमाल जो आपको हम बता रहे हैं
इसमें दो ख़ास मख्फी नुक्ते हैं, सीक्रेट नुक्ते हैं, जो पॉइंट हैं, जिससे बहुत कम अतिब्बा जो हैं इसे वाकिफ़ हैं। अगर उनको हस्बे तरकीब इस्तेमाल किया जाए तो फ़वाइद जो हैं दो चंद हो जाते हैं और उसका रिज़ल्ट फिर आपको अच्छा मिलेगा। इसमें पहला नुक्ता जो है, उसके बदरके में जो गुड़ लिखा गया है वो जिस कदर पुराना और साफ़ होगा इतना ही नफ़ा बेहतर होगा या रिज़ल्ट उसका अच्छा होगा। दूसरा नुक्ता ये है कि हरड़ जो है बाज़ मिजाजों में खुश्की पैदा करती है। इसके अंदर नमकीन रस नहीं होता, बाकी सारे रस इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अजाले की दो तदाबीर हैं। पहली ये कि हरड़ स्याह को रोगन बिदाम से चरब करें, यानी उसका सफ़ूफ बना के हल्का सा उसके अंदर रोगन बिदाम डाल के खरल कर लीजिए, उसको चरब करना कहते हैं। दूसरा ये कि चिकनाई का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन आप करें ताकि आंतों के अंदर खुश्की पैदा ना हो। अब मैं आपके साथ नुस्खा बता रहा हूँ कि ये नुस्खा किस तरीके से लेना है। आपने उसका सफ़ूफ बना के रख लीजिए। हरड़ स्याह भी इसे कहते हैं, यंग हरीड़ भी इसे कहा जाता है। ब्लैक कलर की होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं। अगर आप जनवरी के महीने से शुरू करते हैं, जनवरी फरवरी में, तो मिकदार उसकी होगी 5 ग्राम हरड़ स्याह का सफ़ूफ, और उसके साथ इसका बदरका मलाना है आपने फिल दराज 5 ग्राम डेली की। ये एक दिन की डोज है उसकी। सुबह सवेरे निहार पेट हस्बे मौसम पानी से लेनी है आपने। कुछ रवायात दूध के मुतल्लिक भी मिलती हैं कि सादा दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें चीनी वगैरह ऐड ना हो। तो बहर सूरत जनवरी फरवरी 2 माह में हरड़ स्याह 5 माशार रोज़ाना और फिल दराज का सफ़ूफ ये भी 5 ग्राम डेली के हिसाब से आपने यूज़ करना है, खाली पेट, निहार पेट। मार्च अप्रैल में हरड़ का सफ़ूफ जो होगा वो आपने 8 ग्राम इस्तेमाल करना है डेली का, और शहद खालिस अच्छी क्वालिटी का शहद 8 ग्राम इसके साथ मिला के आपने इस्तेमाल करना है। मई जून में आपने 6 ग्राम हरड़ का सफ़ूफ और गुड़ पुराना साफ़ वाला 6 ग्राम इसके साथ मिला के, ये चीज़ें कूटने वाली होंगी, पीसने वाली होंगी, जैसे गुड़ हो गया या फिर दराज होगी, इनको आपने इसका सफ़ूफ बना लेना है ताकि लेने में आपको दिक्कत ना हो। तो 6 ग्राम हरड़ का सफ़ूफ, 6 ग्राम गुड़ पुराना साफ़ वाला हो उसका सफ़ूफ मिला के आपने इस्तेमाल करना है। जुलाई अगस्त में 5 ग्राम हरड़ स्याह का सफ़ूफ और इसके साथ 5 ग्राम नमक स्याह का सफ़ूफ मिला के आपने इस्तेमाल करना है। सितंबर अक्टूबर में 8 ग्राम हरड़ स्याह का सफ़ूफ और 8 ग्राम मिश्री का पाउडर मिला के आपने इस्तेमाल करना है। नवंबर दिसंबर में 5 ग्राम हरड़ स्याह का सफ़ूफ और 5 ग्राम सौंठ का पाउडर ये इसके साथ मिक्स करके आपने इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा इस्तेमाल से कबल बेहतर है अपने किसी करीबी मुआलिज हकीम से मशवरा करके हस्बे मिजाज, हस्बे मौसम, हस्बे तबीयत फिर बाद में आप लोग इस्तेमाल करें। इसमें जो परहेज़ें वगैरह काफ़ी हैं, क्योंकि ये नुस्खे तो बताया मुझसे पहले भी काफ़ी हुक्म हज़रात बता देते हैं, ये करती है हरड़, वो करता है, काया क्लिप हो जाती है,
बाल स्याह हो जाते हैं। लेकिन अभी जो इसके साथ मैं अभी टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूँ, मेन चीज़ वो है, उसको मद्देनज़र रखना है आपने और याद रखना है। जो उन पे अमल पैरा हो सके, वो शराइत को पूरा कर सके, फिर बेशक शौक़ से इस्तेमाल कीजिए। इसमें बाज़ारी चीज़ों से आपने परहेज़ रखनी है, चीनी वाले आइटमों से परहेज़ रखनी है। कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़े, पेप्सी, कोक, 7 अप, मोरंडा, जितनी भी बोतलें हैं सब से आपने दूर रहना है। चीनी से बनी अशिया जो हैं, बेकरी आइटम हैं, ये आपने ना इस्तेमाल करें या बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अभी मैं इसको आपको मज़ीद डिटेल बताने वाला हूँ। और इसमें जो आपको इसके खाने की शराइत हैं, वो शराइत आप गौर से सुने। दवाई के आधे घंटे तक कोई सख्त काम वर्जिश आपने नहीं करनी है। दवाई खाने के 1.5 घंटे बाद तक आप नाश्ता करें। नाश्ते में आप पराठा, देसी घी और शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद और घी की मिकदार हम वज़न नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ की मिकदार थोड़ी कम रख लें, एक चीज़ की मिकदार थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए। इसके अलावा अगर ये दवाई खाने में आपको गर्मी खुश्की महसूस हो तो दिन में किसी भी वक्त 1 गिलास दूध इस्तेमाल करें और उसके अंदर आप वक्तन फ़वक्तन इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको कोर्स करने में सबसे जो सख्त परहेज़ है, बाकी परहेज़ें तो इंसान कुछ कर लेता है, लेकिन जो इसमें सबसे सख्त और मुश्किल तरीन परहेज़ है वो है हम बिस्तरी से परहेज़ करना। चोटी के जो हुक्मा हैं हमारे, मैंने सबको स्टडी किया है, उनके साथ मेरी सोबतें रही हैं, महफ़िलें रही हैं मेरी, सबके साथ बहुत सारे हुक्मा के साथ मीटिंगें रही हैं। तो इस मौजू के ऊपर मैंने काफ़ी हद तक लिटरेचर जो है स्टडी किया है, सबको पढ़ा है, सुना है। तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके अंदर असरात तो पाए जाते हैं, लेकिन जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशन हम पूरी नहीं करते, वो फ़वाइद हमें हासिल नहीं होते, तो नतीजा क्या निकलता है कि बाद में इस्तेमाल करने वाला बदगुमान हो जाता है, हिकमत से भी, हकीम से भी। तो इसमें जो सख्त परहेज़ है वो हम बिस्तरी से परहेज़ है। इंतहाई कम हम बिस्तरी आप करनी है जो शादीशुदा हजरात हैं। आज जो कुंवारे हजरात हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, जो शादीशुदा हजरात हैं बिलखसूस कम से कम हम बिस्तरी करें। बहुत ज़्यादा भी अगर उसको कोई मजबूरी हो जाए, तबीयत में जोश वलवला पैदा हो जाए, तो 2-2.5 माह या 3 माह बाद एक मरतबा वो अपने मिसेस के पास जाएं। ख्यालात भी इसमें पाकीज़ा रखें ताकि एहतलाम वगैरह भी आपको ना हो। फ्रूट का इस्तेमाल हस्बे मौसम, हस्बे मिजाज, हस्बे बर्दाश्त आप कर सकते हैं। और इसमें महीने में 1 आध मरतबा रोग़न बादाम अच्छी क्वालिटी का 2 कतरे दोनों कानों में डालने हैं, 2-2 ड्रॉप्स दोनों कानों में आपने डालने हैं। सर्दियों में शहद जो है वो आपने दूध के अंदर मिला के इस्तेमाल करें और गर्मियों में शहद ठंडे पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए। पेट ज़्यादा ख़राब हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, एक और मसला हो जाए, तो टेम्परेरी तौर पे दवाई का इस्तेमाल रोक दीजिए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो मुकम्मल परहेज़ के साथ मुजव्ज़ा फार्मूला इस्तेमाल करने से इंसान की हस्बे इस्तात कायाकलीप हो जाती है और इंसान रिकंडीशन हो जाता है। मौसम गर्मा में मुरब्बा आमला अगर साथ साथ ये मुरब्बा जात भी इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा इसका।
खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कीजिए। और मौसम सरमा में मुरब्बा हरड़ 1 से 2 अदद तक खाने के 1 घंटे बाद आप इस्तेमाल कीजिए। और मौसम सरमा अगर हो तो उसमें आप साथ साथ रोगन ज़ैतून एक्स्ट्रा वर्जिन वाला 1 चम्मच वो भी दूध के अंदर मिला के, या रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, या वक्तन फ़वक्तन आप मिला के इस्तेमाल कीजिए। इसमें खटाई वाले आइटम आपको परहेज़ करनी होगी, तुरश आइटम, खटाई वाले आइटम, अचार वगैरह, ताकि उससे आपकी तबीयत बेहतर रहे और नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी आप महफूज रह सकें। तमाम हिफ्ज़ान सेहत के रहनुमा असूलों की पासदारी लाजिम होगी। हफ्ता 10 दिनों में तमाम जिस्म की मालिश और बिलखसूस नाफ के अंदर आप तेल रेगुलर आपने लगाना होगा, उससे आपको रिज़ल्ट में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। मखलूक खुदा से हुस्न सलूक, इखलाक में मियाना रवी, ईसार, खिदमत खल्क के जज्बात से लबरेज़ रहना, ताकि न सिर्फ जिस्मानी बल्कि आपकी रूहानी कायाकल्प भी हो सके। दुआ, तिलावत कुरान पाक, नमाज, रोज़ा, कसरत दरूद शरीफ से कभी गाफिल न रहना, ताकि आपकी रूह की जो बैटरी है उसकी भी कायाकल्प हो सके। जल्द जल्द आपने इसमें गुस्ल करना है, हस्बे मौका, हस्बे मिजाज और हस्बे बर्दाश्त। और अगर साथ साथ आप मिसवाक का इस्तेमाल करें, और सुन्नत भी है, और भी बेशुमार फ़वाइद हैं उसके, सवाब भी है। ज़्यादा नमक मिर्च, जो ज़्यादा मीठी वाली चीज़ें या ज़्यादा खटाई वाली चीज़ें, या खाना खाने के बाद आइसक्रीम का इस्तेमाल, ये चीज़ नुकसानदेह है, इससे आपने बचना है। तो मैंने जितनी ज़रूरी उनका ख़ुलासा बयान कर दिया है, जो मैंने 8-10 हकीमों को, चोटी को स्टडी किया है, पढ़ा है, उनके साथ मेरी मीटिंगें हुई हैं, तो जितने उन्होंने नुकात बयान किए हैं, तो सबको मैंने निचोड़ निकाल के आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। जितनी परहेज़ें, किसी ने 2 बताई, किसी ने 3 बताई, किसी ने 4 बताई, किसी ने 5 बताई, तो मैंने पूरा का स्टडी करके उसका ख़ुलासा निकाल के वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया है कि इसमें क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जब तक टर्म्स एंड कंडीशन को आप पूरा नहीं करेंगे, उस वक्त तक नुस्खे का इस्तेमाल को फ़ायदेमंद नहीं होगा। हाँ, और इसमें ख़ास पॉइंट रह गया मेरा कि एज लिमिट जितनी आपकी थोड़ी होगी उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 30 से नीचे अगर आपकी एज है, उसमें आपको रिज़ल्ट के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। 25 है अगर एज, वो जवानी की एज होती है, तो उस पर नुस्खा फ़ौरन असर करता है। इस तरह 30 की एज है, वो भी अच्छी एज है, उसमें भी नुस्खे के असरात बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। उससे फिर ऊपर ऊपर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसमें जो फिर है वो बॉडी के अंदर कुछ हमारे सेल्स हैं वो इतने वीक हो जाते हैं कि फिर वो नुस्खा जो है मुकम्मल पूरे असरात उसके सामने नहीं आते। तो बहरहाल अगर आप थोड़ी उम्र के हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सोने पे सुहागे के बराबर है। और 30 से ऊपर वाले हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन जो ज़्यादा बहुत एजेड हैं, अब वो अगर एक 50 साल वाला बंदा इस्तेमाल करता है, वो कहता है अब इस उम्र में मेरे बाल काले स्याह हो जाएं, दोबारा नए सिरे से ब्लैक हो जाएं, तो 50 साल तक वो केमिकल की ग़िज़ाएँ, केमिकल की दवाएं खा 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 के उनका जिस्म जो है वो केमिकल की फैक्ट्री बन चुका है अंदर से।
तो इस सूरत में हम नुस्खे से ये उम्मीद करना कि मैंने 1 साल दवाई खाई है तो मेरे बाल दोबारा फिर से ब्लैक हो जाएं, जवानी बहाल हो जाए, तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक तकरीबन मुश्किल भी है और किसी हद तक नामुमकिन भी इसे कह सकते हैं। हाँ, कुछ और फ़वाइद ज़रूर उसे हासिल हो जाएंगे, लेकिन इस एज में जाके बालों का फिर नए सिरे से ब्लैक होना, उसमें आपको रिज़ल्ट बहुत ही कम मिलेगा। हाँ, एज अगर 30 से नीचे है उसमें बहुत अच्छा और बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। शफ़ाए हकीकी अल्लाह पाक के इख्तियार में है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि हमारे मुल्क में एक बद रस्म चल पड़ी है कि 100 रुपये की दवाई देते हैं तो हकीम साहब से गारंटी पहले मांगते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे सारे हकीम भाइयों को भी हिदायत अता फरमाए कि ये गारंटियाँ मत दिया करें। आप कहें कि हम दवाई अच्छी आपको दे रहे हैं, शफ़ा मिन जानिब अल्लाह, कि शफ़ा अल्लाह पाक ने देनी है, किसी हकीम तबीब के बस के काम नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई हकीम बीमार भी ना होता ना। ये सोचने की बात है, अगर शफ़ा हकीमों के इख्तियार में होती तो कोई हकीम अपने आप को कोई बीमार ना करता, कोई बीमार ना होता, वो ठीक ही रहते, सारे हकीम ठीक रहते। लेकिन आपने देखा होगा हकीम भी बीमार होते हैं, कई हकीम जवानी में मर जाते हैं। तो मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि हुक्मा हजरात से ये गारंटियाँ मत मांगा करें। ये बद रस्म चल पड़ी है हमारे मुल्क के अंदर। 150 की भी चीज़ मांगते हैं तो कहते हैं जी गारंटी है इसकी जी। तो पब्लिक को भी ख्याल करना चाहिए और हुक्मा हजरात को भी ख्याल करना चाहिए। और आप ये कहें कि मैं चीज़ अच्छी दे रहा हूँ, तसल्ली बख्श है, बाकी शफात देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। तो अल्लाह पाक, मेरी दुआ है सबको लिए जो नुस्खा इस्तेमाल करें उनकी दिल की मुरादें पूरी हों। अल्लाह आपका हामी व हाफिज़ नासिर हो। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।